हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप फिल्म को। जिस फिल्म को मैं कह सकता हूं कि इसके प्रीमियर को अटेंड कर देखा है, जहां पर देखने के बाद ये भी मिला था, अगर दिख रहा होगा तो वो कुछ इस तरीके का है। और इसके अलावा इस फिल्म के कार्ड्स मिले थे कुछ इतने सारे, मतलब मैंने रख लिए पूरे के पूरे, मतलब हर एक कैरेक्टर्स के एक साथ है। लेकिन उसको छोड़ करके फिल्म की बात करते हैं, क्योंकि फिल्म को एज अ फैन मैं मार्वल के लिए देखना चाहता था कि किस लेवल पर जाकर के फैंस को सेटिस्फाई करेगी। बाकी जिस तरीके से इसके फर्स्ट रिएक्शन, रिव्यूज और टेस्ट स्क्रीनिंग में जो फिल्म की काफी ज्यादा तारीफें की गई थी, इसके अलावा जब अंदर की बात करने पर ये कुछ बातें पता चली थी, तो मैंने ये सोचा कि फिल्म को हेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग रखकर पहले ये देखते हैं कि टेस्ट स्क्रीनिंग के रिजल्ट के बाद मार्वल अपनी इस फिल्म में क्या कुछ चेंजेस लाता है। और नो डाउट मार्वल ने उन सारी ही चीजों को चेंज करके एक हिसाब से इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से बचाने की जो कोशिश की है। अब उसमें वो कितने कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली उन सब पर बिल्कुल स्पॉइलर फ्री बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर फिल्म की कहानी की बात करूं तो आपने ट्रेलर देखा होगा कि गैलेक्टस की सिचुएशन फिलहाल तो इस पूरी फैमिली पर खतरे के तौर पर मंडरा रही है, जिस मैसेज को पास ऑन करने का काम शाया लबल यानी कि फीमेल सिल्वर सर्फर ने किया है। तो फिर क्या था उसके आने से पहले अर्थ पर उनकी प्रिपरेशन क्या कुछ कमाल करने में उनका साथ देती भी है या नहीं, उन सारे के सारे आंसर्स के लिए आपको ऑलमोस्ट ये 2 घंटे की फिल्म जाकर के थिएटर में एक्सपीरियंस करनी है, जिसे फिलहाल तो मैंने हिंदी नहीं बल्कि इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखा है, जो कि बाय द वे हर बार बच्चों को भी ध्यान में रख करके बनाई जाती है। लेकिन उसे छोड़ अब आपका समय मार्वल्स के इस तरीके के रोलर कोस्टर राइड में डेफिनेटली देना बनता भी है या नहीं। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर इंट्रो के बाद बात करेंगे। जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो सीधी बात नो बकवास में सीधे सीधे यही कहूंगा कि इस फिल्म को देखने की जो मैंने उम्मीद पाल रखी थी, नहीं कह सकता हूं कि एक्साइटमेंट को पूरी तरीके से कम करते हुए तो उन सभी पर यह फिल्म मेरी नजर में बहुत ही अच्छी तरीके से, या फिर कहूँ कि काफी ज्यादा खरी उतरी है। जिससे क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग जो कहा जा रहा है कि विजुअली बहुत ही ज्यादा स्टर्निंग फिल्म है, आईमैक्स स्क्रीनिंग पे देखनी चाहिए, वेल तो वो प्रेजेंट। अगर इसके पॉजिटिव नोट्स को ही लेकर के चलूँ तो डेफिनेटली गैलेक्टस और कॉस्मिक की जो सारी रेंज, खास करके उस स्पेस बैटल में जो दिखाई गई है, वो बहुत ज्यादा शानदार है। जिसके लिए इस फिल्म की रीवॉचेबिलिटी अगर आप थिएटर में जाकर के देखने की बना रहे हो तो वो डेफिनेटली बनेगी। यानी डायरेक्टर मैट शेकमैन ने बहुत ही अच्छी खासी रिसर्च करते हुए इस फिल्म को कॉस्मिक लेवल पर जाकर के मैं कह सकता हूँ कि मार्वल की यूनिवर्स की अब तक की सबसे जानदार और तगड़ी फिल्म बना करके दी है। तो वहीं फिल्म के स्केल को भी इस फिल्म ने अपने प्रोडक्शन को उस मामले में पूरी तरीके से तिजोरी खोलने के हिसाब से ही दिया, जिसके बाद जाकर के ये फिल्म इन मामलों में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यानी गैलेक्टस की स्क्रीन पर जितनी भी प्रेजेंस भले से ही 5 से 10 मिनट की क्यों ना हो भाई, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, जिसे मैं आपको शब्दों में बोल करके बयान नहीं कर सकता। क्योंकि आईमैक्स के फॉर्मेट में उसकी उस प्रेजेंटेशन में आपने उन एक्टर्स की वॉइस तो सुनी ही होगी कि कितनी ज्यादा डीप है, लेकिन यहाँ पर जो वाइब्रेशन उनकी वॉइस में यूज करते हुए वो कह सकते हो कि कैरेक्टर का जो खौफ क्रिएट किया गया है, तो डेफिनेटली इसे देख करके सभी की फटेगी कि भाई क्या असल मायने में कॉस्मिक लेवल के विलन कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन सभी चीजों में वो फॉर्मूला हर बार मार्वल का काम नहीं करता। यानी विलन्स को लेकर के प्रॉब्लम, खैर नेगेटिविटी में थोड़ी इसकी बात की जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नोट में उसे छोड़ फिल्म के सीजी, वीएफएक्स डिपार्टमेंट, इन सभी में ये फिल्म बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा शानदार है। बाकी सिल्वर सर्फर, आई मीन फीमेल सिल्वर सर्फर, क्योंकि हमें स्क्रीन पर वही देखने के लिए मिल रही है, आगे भी वही मिलेगी, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है। बाकी उनके कैरेक्टर्स और प्रेजेंटेशन में कुछ खामियां है, लेकिन अगर पॉजिटिव नोट पर रहते हुए इस कैरेक्टर की भी बात करूँ तो प्रेजेंटेशन फर्स्ट हाफ तक बहुत ज्यादा अच्छी जाती है। यानी समहाउ ये फिल्म उन कैरेक्टर्स के अलावा बाकी सारे ही कैरेक्टर्स की ओरिजिन के हिसाब से उन सभी को 4 साल के इस टाइम पीरियड में अच्छा खासा जस्टिफिकेशन देते हुए, या फिर कहूँ नरेशन के तौर पर सेट करती है। डेफिनेटली यही बताते हुए कि ये फैंटास्टिक फोर इस 8-to-8 वर्ल्ड में लोगों के बीच अपनी जगह कैसे बनाने में कामयाब हुए। और हाँ, प्रोडक्शन लेवल में जो रेट्रो फ्यूचर है वो डेफिनेटली इस फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से फील होता है, जिसे अगर कंपैरिजन के तौर पर दी जैक्सन स्मिथ स्टार ट्रेक के साथ भी आप डेफिनेटली रख करके देख सकते हो। और फिर उसके बाद फैंटास्टिक फोर की टीम की बात की जाए तो बेन ग्रिम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, और हाँ, उस एक्टर की वॉइस भी जो पहले तो थोड़ी सी अलग लग रही थी। इसके अलावा जॉनी का कैरेक्टर भी अच्छा है, जो मानता हूँ कि कॉमिक बुक एक्यूरेसी को बिल्कुल भी ना फॉलो करते हुए इस कैरेक्टर में हमें बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाते हैं। और इसके अलावा वो जो कुछ भी करता है वो भी आपको स्क्रीन पर कन्विंस कर देता है। इसके अलावा बेन के साथ जॉनी की बॉन्डिंग केमिस्ट्री के तौर पर भी कॉमेडिक रिलीफ काफी ज्यादा अच्छा देती है। तो वहीं सू स्ट्रॉम में वेनिसा कर्बी मैं कह सकता हूँ कि इस रोल में छासी गई है। लेकिन हाँ, उनके कैरेक्टर्स को लेकर के नेगेटिविटी में जो चीजें मैंने सुनी थी, मार्वल ने उन सभी को काट करके इस कैरेक्टर के लीडर के तौर पर फिलहाल तो इस टीम में बहुत ही अच्छी तरीके से एज अ मदर स्टेब्लिश कर दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि माँ दुनिया जमाने
माने सभी से लड़ लेती है। फिल्म की शुरुआत को छोड़कर जहाँ पॉलिटिकल एंगल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा बचकाना था। और फिर बात की जाए पेड्रो पास्कल की, तो उन्हें लेकर के जितना मैं इस कैरेक्टर में उन्हें बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पर ऑनेस्टली कहूंगा कि वो अपने कैरेक्टर में बिल्कुल ही अलग तरीके की पर्सनैलिटी के साथ आते हैं। लेकिन फिर से कहूंगा कि मेरे फेवरेट रीड रिचर्ड्स के कैरेक्टर में वो अब भी उतने ज्यादा कन्विंस नहीं लगते, लेकिन एज एन एक्टर उन्हें ये बात पता है कि वो इस रोल के लिए किस तरीके की वैल्यू होल्ड करते हैं, जो कि डेफिनेटली उन्हीं पर सूट करेगी। और फिर हार्वी जैसा रोबोट, भले से ही रोबोट क्यों ना हो, लेकिन फिल्म में उस कैरेक्टर का छोटा मोटा सा काम काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर वर्ल्ड बिल्डिंग की बात की जाए तो उन सब में इस वर्ल्ड को तो अच्छी तरीके से डेवलप कर दिया गया, लेकिन अब इसके नेगेटिव वाले पार्ट को थोड़ा सा और होल्ड कर फिल्म की फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और खास करके बीजीएम की बात की जाए तो भाई वो बहुत ज्यादा अच्छा है, जिन सभी का एक्सपीरियंस आपको थिएटर में जाकर के खास करके अगर आईमैक्स स्क्रीन पर देखोगे तो पैसे वसूल है। और दूसरी बार उसी कॉस्मिक फाइट एक बार फिल्म देख लो, समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि रिपीट वैल्यू तो बनती है। लेकिन अगर सुपरमैन लगी है और अगर इसे उसके साथ में कंपेयर करके देखो तो मार्वल फैंस के लिए एक अच्छी फिल्म, वो भी इस लेवल पर ट्रीट करती हुई बहुत सालों बाद आई है, जिन्होंने डेफिनेटली सारी कंट्रोवर्सीज को साइड में रखकर इस फिल्म को कहीं ना कहीं फैंस की प्रोस्पेक्टिव से ही देखा। बाकी अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि इस फिल्म को देखने के लिए मार्वल का पूरा होमवर्क करना होगा, वेल तो नहीं, ये फिल्म अपने अलग यूनिवर्स को तो एक्सप्लोर करती है और साथ ही साथ फैंटास्टिक फोर उनकी वैल्यूज इस यूनिवर्स में किस तरीके की है बस वही बताती है। इट मींस कि ये फिल्म एमसीयू के सारी यूनिवर्स से खुद के तार को पूरी तरीके से काटते हुए आपको एक बिल्कुल ही अलग जर्नी पर ले जाती है, जिसके लिए मींस कोई भी फिल्म नहीं देखनी। लेकिन उसके अलावा फिल्म अंत में आपको 2 पोस्ट क्रेडिट सीन देती है, जिनमें से एक मिड क्रेडिट सीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि फैंस उसे देख करके थोड़ा होल्ड कर ले, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे फिल्म फिलहाल तो बहुत ही टाइम के बाद रिलीज की जाएगी। लेकिन उसके बाद का एक और एंड क्रेडिट सीन अगर आप बैठ करके देखना चाहते हो तो ठीक है, वरना स्किप वाली सिचुएशन ठीक रहेगी, जो सिवाय कॉमिक रिलीफ के और कुछ नहीं। और फिर इससे हटकर जैक कर्बी को जिस तरीके से ट्रिब्यूट दिया गया है वो भी बहुत ज्यादा शानदार था। जहाँ तक अब ये फिल्म अपने इन पॉजिटिव पार्ट में मेरे लिए बस इतना ही अच्छा खेलती है, क्योंकि उसके बाद जाकर के अगर नेगेटिव वाले पार्ट पर बात की जाए तो भाई सबसे पहले बात करूंगा फ्रैंकलिन और उस कैरेक्टर का सीजी। देख करके ये फील होता है कि मार्वल के सारे पैसे बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में खर्च हो गए, बच्चे को सीजी करना वो लोग भूल गए, क्योंकि वो स्क्रीन पर देख करके बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा गंदा लग रहा था। इतना कि अंत के एक इमोशनल सीन में लोग कह सकता हूँ कि कुछ और वजह से हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें एमसीयू की इस कैरेक्टर की असल वैल्यू नहीं पता। लेकिन खैर, बच्चा बहुत बुरा है, ये बात दिमाग में रखकर चलना। और फिर उसके अलावा जिस तरीके से एडिटर को बिठा करके इस फिल्म पर कैची चलाई गई है वो इतनी ज्यादा फास्ट पेस की है कि ये फिल्म अपने सिंपल से मैसेज पर कि गैलेक्टस अर्थ पर आ रहा है फोकस करने के चक्कर में बाकी सारे ही इवेंट को बस इन कैरेक्टर्स को डेवलप करने के हिसाब से फर्स्ट हाफ में बस थोड़ी सी जगह देती है। और फिर क्या, इतने फास्ट पेस के साथ ये फिल्म आपको सांस लेने का मौका नहीं देती, क्योंकि मैं चाहता था कि इस तरीके के वर्ल्ड को जो उन लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट किया है उस पर थोड़ा और चर्चा हो। लेकिन खैर, मार्वल ने कुछ और ही चीजों को शूट कर रखा था इस फिल्म के लिए, जो कि डेफिनेटली उन्हें बैकफायर करता। इसलिए इस तरीके के डिसीजन में मुझे लगता है कि एडिटर ने इस फिल्म को फास्ट पेस के ही रखने के डिसीजन को ठीक समझा होगा, क्योंकि बाकी दूसरी ऑडियंस भी फास्ट पेस पर बड़ी स्क्रीन पर विजुअल ही देखने आई और ये फिल्म उन सभी को प्रोवाइड करते हुए डेफिनेटली कहीं पर भी बोर नहीं करती। लेकिन जहाँ चीजें इसके फर्स्ट हाफ में अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी तो सेकंड हाफ में जाकर के ये फिल्म थोड़ी सी डीप होती है। लेकिन थर्ड एक्ट में जाकर के एज अ मार्वल फैन अंत में जो एमसीयू वाली सिचुएशन में इस फिल्म ने खुद को डाला है और गैलेक्टस को लेकर के जो बवाल उन लोगों ने किया है वो डेफिनेटली, वो कहते हैं ना कि लोगों के बीच अच्छा खासा कन्वर्जेशन वाला पार्ट क्रिएट कर देगा, जिसमें लोग बात करते वक्त उस पोर्शन में बहुत ज्यादा डिवाइडेड रहेंगे। लेकिन एज अ मार्वल फैन और जबकि मैं इनकी कॉमिक बुक भी रीड कर बैठा हूँ तो यही कहूंगा कि भाई साहब चीजें ऐसे तो गैलेक्टस को लेकर डेफिनेटली क्या 110% कह सकता हूँ कि काम नहीं करती, क्योंकि उस सिचुएशन में आपने जिस भी तरीके का स्टेप लिया था उसने मुझे सीधे सिल्वर सर्फर वाली, हाँ राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर की बात कर रहा हूँ, उस अंत की याद दिला दी। यानी यहाँ पर रश के चक्कर में एंडिंग पूरी तरीके से बिखर जाती है, लेकिन समहाउ मिड क्रेडिट सीन आकर के उन चीजों का बैलेंस बना करके दे देता है। लेकिन लेट्स सी कि इस तरीके के अंत के डिसीजन में फैंस का आउटरीच किस तरीके का होगा, क्योंकि स्पॉइलर के चलते फिलहाल तो मैं वो चीजें डिस्कस नहीं कर सकता। बस अपने गुस्से को अंदर दबा करके यही कहूंगा कि मार्वल वालों को इस एंडिंग को लेकर के थोड़ा और सोचना चाहिए था कि वो अंत इस फिल्म को किस तरीके का दे सकते थे। और फिर इसे छोड़ बाकी जितने भी दूसरे कैमियोज की अगर आपने उम्मीद पाल रखी है तो ऐसे बत्ती बनाओ, विंडो से उठा करके बाहर फेंक दो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये फिल्म अपने बस एक ही स्टोरी के गोल पर फोकस करती है, जहाँ सुपरमैन ने कई सारी स्टोरी को मर्ज करते हुए एक हिसाब से सुपरमैन के कैरेक्टर को ही सेंटर में रखा था। लेकिन ये फिल्म अपने उस होमवर्क को पूरी तरीके से इग्नोर कर मार्वल के पुराने वाले रूट पर चलती है और कह सकता हूँ कि इस फिल्म को मार्वल की गलती सुधारने के तौर पर एक सही ट्रैक पर तो ले ही आती है, जिसकी अब और थोड़ी डिटेल्स अगर रेटिंग के टाइम पर डिस्कस किया जाए तो मैं शुरुआत ही करता हूँ एक्शन से, जो कि इस फिल्म में फिलहाल तो ज्यादा नहीं लेकिन जितने भी है वो कन्वर्जेशन वाले पार्ट को छोड़ करके बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन फिर से कहूंगा कि एक्शन की
उम्मीद ज्यादा मत पालना, क्योंकि फर्स्ट से लेकर के सेकंड हाफ में उन चीजों को सेट कर कर ऐसा बताया जाता है कि अब कुछ इपिक होगा, लेकिन फिर क्या थर्ड एक्ट में आकर के ये फिल्म ऑब्वियसली जो बताया है वही कर जाती है। इसके अलावा रीड्स की पावर को लेकर के भी ये फिल्म मुझे लगता है कि पूरी तरीके से होल्ड बैक करती है, जिन्हें स्क्रीन पर और अच्छी तरीके से मैं देखना चाहता था, लेकिन खैर जितना छोटा मोटा भी था जो आपने ट्रेलर में देखा था, यहाँ पर उसका थोड़ा सा एक्सटेंड वर्जन है, जिन्हें ध्यान में रखकर एक्शन की इस कैटेगरी में मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग से ज्यादा तो नहीं दे सकता। और फिर कॉमेडी की बात की जाए तो कॉमेडी के लिए डेफिनेटली 5 में से 2 स्टार बनने के रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो वहीं ड्रामा के लिए मैं इस फिल्म को इस तरीके की वर्ल्ड बिल्डिंग के हिसाब से 5 में से 3 स्टार की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि सारे ही क्रिटिक्स की तरफ से सिर्फ इस फिल्म के विजुअल पर ही बात की गई, असल में कहानी उन सभी की तरफ से छुपा करके रखी गई कि कितनी ज्यादा एडिटिंग के चलते बेकार हुई है। और फिर आ जाए सस्पेंस पर, तो सस्पेंस के लिए भी ये फिल्म 5 में से 3 स्टार डिजर्व करेगी, क्योंकि कई सारी अनाउंसमेंट के बाद भी मैं इस फिल्म को देखते वक्त ये सोच में डूबा था कि इन सब का सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, लेकिन फिर जो हुआ वो तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन खैर अब हो गया है। आप भी देखना और कमेंट में लिख कर बताना। और हाँ, सिल्वर सर्फर के कैरेक्टर को लेकर ये लोग कुछ क्रेजी कर सकते थे, लेकिन अंत में मॉमी वाले एंगल पर ये फिल्म हमें फैमिली वैल्यूज इन सभी बातों को सिखाती है, जो कि अगेन कहूंगा कि राइटर का लेजी अटेम्प्ट है। जिसके बाद इसके हॉरर थ्रिल की बात की जाए तो गैलेक्टिस की प्रेजेंट आपको एक इन्वायरमेंट तो देती ही है कि भाई मार्वल का ये विलन अब डेफिनेटली कुछ तोड़ेगा फोड़ेगा, जिसके बाद जाकर के थ्रिल भी अपना बार इतना ज्यादा हाई सेट कर देता है कि टेंशन ऑन पीक रहती है, जिन्हें ध्यान में रखकर ये रेटिंग 5 में से 2.5 स्टार की बनेगी। लेकिन हर बार मार्वल के विलेंस के प्रॉब्लम में ये फिल्म अंत में कुछ वही कर रही है जो असल मायने में मार्वल ऑब्वियसली हर बार करता है। जिसके बाद बात की जाए सीधे मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस की नजर में ये फिल्म डेफिनेटली एक ही कैटेगरी की है। तो वहीं क्रिटिक्स का प्यार इस फिल्म को जिस तरीके से मिल रहा है उस हिसाब से तो रेटिंग एक की होनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए तो A- की रेटिंग बिल्कुल ठीक रहेगी। जिनसे पूरी तरीके से डिसएग्री करते हुए मैं इस फिल्म को थिएटर में देखने की सलाह के हिसाब से B+ की कैटेगरी में रखूंगा। और आपको फिर से कहूंगा कि जाइए जाकर के थिएटर में देखिए, क्योंकि कॉमिक बुक फैंस के लिए ऑनेस्टी और एक्यूरेसी पर अभी के लिए तो मार्वल और DC बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे रही है। बाकी लेट्स सी के फ्यूचर इन फिल्मों को लेकर के किस तरीके का होता है। बाकी फिर क्या वक्त है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.